आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर विनती की थी कि प्लीज मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरी माँ कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। शादी करके हम अपने फर्ज से आजाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने पति के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अमित कमरे में आ जाएगा, और यही सोचकर मेरी जान निकल रही थी। फिर उसके बाद क्या होगा? मैं अभी अपनी इन्हीं सोच का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। सामने मेरा पति अमित खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा कि मुझे अगली सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरे दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नजर मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वह अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाजा उसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो दरवाजा बंद होने पर यूं हुआ जैसे सीने में ही थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगाम में मैं भूल ही गई कि अमित ने तो 10 मिनट के अंदर ही मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। फिर मुझे कहने लगी, चलो उठो, जरा बेड की चादर बदल दूं। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सोफे पर रखी और 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर सफेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। फिर मेरी जेठानी कहने लगी, शादी के हंगाम में इंसान की मत ही मारी जाती है। मैं तो तुम्हारे बेड की चादर ही बदलना भूल गई थी, और अमित इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। वह फौरन गुस्से से तनतनाता मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देखकर आ रहा हूं कि बेड पर सफेद चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर चरित्रहीन है? अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल ही गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अमित कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वह मेरे पास आया। वह जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी। उसने मेरा चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर तक वह मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वह सभी बातें तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफें की हैं वह कम है। तुम तो उन तारीफों से कई ज्यादा गुना खूबसूरत हो। ये सब कहकर उसने अपनी जेब से मखमली डिबिया निकाली।
जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए अमित की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी जान पर बन आई। उसकी आंखों की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भावना, शादी हुई है हम दोनों की। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। ये कहते हुए अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद धीरे धीरे वह मुझे विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। अमित फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो भावना, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब मैं पति हूं तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। बस मुझे ये याद था कि अमित मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था, भावना, तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरी ननंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। अमित कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो अमित से कहिए कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई। पीछे पीछे मेरी ननंद भी चली गई। मैंने अमित की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वह गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में ही थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। अमित मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, यह क्या तमाशा था। तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वह कहने लगा, भावना, तुम पागल हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अमित ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम्हें कुछ समय दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई। मैं यही तो चाहती थी कि वह मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था। वह मुझे कितना समय दे सकता था। कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान से
उमड़ते मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वह मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बंद आवाज थी। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर उस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खाई होती तो। अमित कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो तुम। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगा था। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वह वहां से उठकर चला गया। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरी ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननंद थी, वह भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में सेटल थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननंद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अमित ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज इस्तेमाल में नहीं लाता। वह कहता है, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो किसी और के इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाने के बीच मेरे जेठ ने अमित के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास मेरे जेठ ने अमित के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि अमित ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तकिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीजों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज मेरी चीजों को इस्तेमाल मत किया करो। मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है। जैसे जैसे समय गुजरता रहा मेरा दिल थमसा रहता था क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अमित की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वह मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस समय मैं क्या करूंगी, उस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब अमित अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। वह मेरे पीछे ही आ गया और कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन उसने सिंक में रखे और कहने लगा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं थर थर कांपने लगी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। वह कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर आईलट अपनी उंगलियों से पीछे की। फिर धीरे धीरे वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा। लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका और कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी
तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। इससे पहले कि वह मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, अमित प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। वह कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थी और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, अमित मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें, बेहोश हो जाओगी। ठीक है हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तो तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हटा कहने लगा, वो सफेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। ये सफेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। इससे पहले वह मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा, क्या चीज हो तुम भी, मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफेद चादर ले आऊं। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपनी बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफी देर तक वो उस सफेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी और वापस आकर लेट गया। कहने लगा, सफेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी। पता नहीं भाभी ने वह चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई और फिर कहने लगा, भावना तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी जरूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन अमित मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो विदेश गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर अमित मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया। शाम तक अमित का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। अमित किचन में आया और चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी और फिर थोड़ी देर बाद अमित मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, वह तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं, वह आपका दोस्त है। वह कहने लगा कि वह मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नजर पड़ी और मेरे होश उड़ गए और अचानक से सारी जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। मैं वहीं की वहीं बैठ गई। अमित कहने लगा, भावना क्या हुआ, जल्दी चलो, मेरे दोस्त से एक मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, अमित पता नहीं क्यों मेरा सिर चकरा रहा है,
मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए अमित ने मुझे कुछ और नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी अमित का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यही वो हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमल से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर में हुई थी। हम दोनों ही न्यू ईयर का कार्ड लेने पहुंचे थे और इत्तेफाक ऐसा था कि वह कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। न्यू ईयर का वह कार्ड ऐसा था कि हम दोनों को वही कार्ड पसंद आया था। सेम वैसा ही कार्ड दूसरा उस शॉप पर नहीं था। हम दोनों उस कार्ड को लेकर बहस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद कमल ने वह कार्ड मुझे दे दिया। लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। काफी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया क्योंकि अब वो कार्ड मेरे पास किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि उसे उस कार्ड पर उस लड़के का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। इसलिए मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में उस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्यों लिख दिया। अब यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर, यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया। मुझे कमल से मोहब्बत हो गई और वो भी तो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी तारीफें करने लगा कि पहली नजर में ही आप मुझे बहुत अच्छी लगी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुमसे थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिखकर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने का था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और मुझे प्यार हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वह बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र होती है। उस समय मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे कमल ने मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और एक बार वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो कमल से मुलाकात करना था। पहले मुलाकात में हम एक कैफे में मिलते थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार कमल से यही कहना चाहती थी कि वह अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे। हालांकि चाहत तो उसकी भी यही थी कि वह मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी। कमल मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास इटली जा रहा हूँ। 3 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। 3 साल में मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज नहीं करेंगे। कमल की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा कि कमल, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर, मैं तो मर ही जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी,
पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी। हम दोनों का ही ये मिलन पहला मिलन था। कमल की जिंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं थी और ना ही मेरी जिंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके साथ लगातार रोए जा रही थी। पता नहीं कब कमल पर खुमारी सी चढ़ने लगी और वो मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में भरता चला गया और कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगा। मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूं मैं तुम्हें याद कर लिया करूं। इन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूंगा। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई और कमल से पीछे हटी। मैंने इनकार किया लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं भी बेबस हो गई और मैं उसे ज्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद ही अंदाजा नहीं हुआ कि वह मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वह शर्ट पहने हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा, कमल मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। वह कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो और जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापिस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापिस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना, मेरा इंतजार करना। ये कहकर वह चला गया। विदेश में पहुंचने के बाद पहले पहले तो वह मुझसे बातें कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी कॉल भी आनी बंद हो गई। उसका फोन भी बंद जाने लगा। मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती तो कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन अमित के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जो मैं इनकार कर सकूं। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में घिर गई थी क्योंकि वह जान जाता कि मैं पवित्र नहीं हूँ। अब तो कमल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया तो अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे बिना सफेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। अमित कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। वह कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं टेबलेट खा लूंगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा, कमल मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है, मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अमित कहने लगा, जानती हो भावना, मेरे दोस्त कमल के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वह तो उस लड़की के खातिर विदेश भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वह जहाँ गया था वही उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। वह अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज करवाया लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया कि जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता।
उस लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फोन नंबर उसी फोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वह वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है, मैं शादी की रात सफेद चादर क्यों बिछाना चाहता था। मैंने पूछा क्यों? वह कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में कमल के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी-खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियां करती हैं और पति को खबर भी नहीं होती कि उनके साथ जिंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी है। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अमित के पास आई और मैं रोने लगी। अमित ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अमित, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे अब और ज्यादा झूठ बोलकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अमित को सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने कमल से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये पाप कर बैठी। मैंने 3 साल तक उसका इंतजार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ ये हादसा हो गया है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम्हें इस्तेमाल की हुई चीजें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी सारी बातें कह दी है। चाहो तो मुझे माफ कर दो, चाहो तो मुझे सजा दे दो। मेरी बात सुनकर अमित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कहने लगा, ये कोई मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त कमल की ये बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी और हमेशा उसको इस बात पर मैं बुरा भला कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शादी के साथ फेरे लेते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई चीज नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उनकी कमियों को, उनके ऐब को छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूं। ये कहकर उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमित का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अमित की मोहब्बत कमल से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वह मुझे माफ कर चुका था। उसने कमल से दोस्ती खत्म कर दी। उसके बाद कमल कभी हमारे घर नहीं आया, ना ही अमित ने कभी उसकी चर्चा की। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अमित ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया और मेरा तो ये हाल है कि मैं अमित की दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी जुबान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देती है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की चार मोहब्बत की भरी बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। कहानी को लेकर
अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।